हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में आरपीसी द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जीओसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अंदर आईपीएससी नोमेनकल्चर, एसिडिटी, बेसिडिटी, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डायरेक्टिंग ग्रुप की डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लेक्चर 2011 का। मोस्ट एसिडिक एसिड कौन है? इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप के। तो यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होंगे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? माइनस इफेक्ट वाले होते हैं। माइनस इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट वाले होते हैं, जैसे कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। और रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट वाले होते हैं। तो यदि यहाँ पे बात की जाए मैथिल ग्रुप की, तो मैथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगता है और प्लस एच प्रभाव लगता है। जबकि इस क्लोरीन का कौन सा प्रभाव लगता है? क्लोरीन का लगता है माइनस आई प्रभाव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की संख्या बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तीन क्लोरीन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि इसमें एक ही क्लोरीन ग्रुप है और इसमें दो क्लोरीन ग्रुप है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको लेक्चर 2011 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इनके अंदर बताना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। जैसे कि अपने पास में या इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, इसके अलावा एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, इसके अलावा अपने पास में एसिडिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, इसके अलावा अपने पास में SO3 और SO3H ग्रुप हो गया। इसके अलावा अपने पास में और भी आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये मेन जो ग्रुप है वो अपने पास में किस प्रकार के होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से ग्रुप होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है कि NH2 ग्रुप जिनके पास भी लोन पेयर होगा वो किस प्रकार के होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और जिनके पास में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, जिनके पास भी पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो वो किस प्रकार के होंगे? मेटा डायरेक्टिंग होंगे। इसके अंदर यदि अपन बात करें तो 1 डिग्री अमीन हो गया। इसके अलावा अपने पास में NHCO, CH3, मेथॉक्सी ग्रुप, एल्किल ग्रुप जो होंगे वो भी किस प्रकार के होंगे? वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। और इसके अलावा अपने पास में जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन भी किस प्रकार के होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि हैलोजन के पास में भी क्या होता है? लोन पेयर होता है। और एल्किल जो ग्रुप होता है ये भी किस प्रकार के होते हैं? लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव इफेक्ट वाले होंगे होते हैं, मोस्टली जो पॉजिटिव इफेक्ट वाले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और जो नेगेटिव इफेक्ट वाले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? नेगेटिव इफेक्ट वाले वो किस प्रकार के होंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्टिंग ग्रुप से दिया हुआ है नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का जब अपन नाइट्रोजन करवाते हैं तो बेंजोइक अम्ल के अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? COH ग्रुप। इसका कौन सा इफेक्ट होता है? इसका कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस वजह से ये आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप है उसको कौन सी पोजीशन पर ये प्रतिस्थापित करवाएगा? तो मेटा पोजीशन पर। तो क्या बनेगा अपने पास में? मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो अभी अपन ने देख लिया एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होता है, जैसे कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर बात करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे प्लस आई इफेक्ट की यदि बात करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? अपने पास में टर्शरी टर्शरी ब्यूटिल का सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है आइसोप्रोपिल का,
एल्किल के अंदर बात करें, यदि अपन एल्किल के अंदर बात कर रहे हैं, फिर होता है आइसोप्रोपिल का, और फिर होता है अपने पास में एथिल ग्रुप का, और फिर सबसे एल्किल के अंदर सबसे कम किसका होता है, अपने पास में मेथिल ग्रुप का, और फिर होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर, इसमें केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें अपने पास में जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे इनका इफेक्ट जो होता है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं तो वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर होगा अपने पास में एसिटिक एसिड, फिर ये कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा, और फिर अपने पास में इसमें आइसोफॉर्म आ रहा है तो ये क्या होगा, सबसे वीक एसिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, वीकेस्ट बेस कौन सा है, तो वो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं अमीन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि एलिफेटिक जो अमीन होती है, एलिफेटिक अमीन ये सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। बेसिक नेचर की यदि बात की जाए तो एलिफेटिक अमीन होती है। फिर अपने पास में आता है फिर आता है अपने पास में अमोनिया, और फिर अपने पास में आता है एरोमेटिक अमीन। सबसे कम जो बेसिक होता है वो कौन होता है, एरोमेटिक अमीन होती है। ठीक है, अब ये जो एलिफेटिक अमीन है, जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनकी स्टेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे बेसिसिटी जो होता है वो अमोनिया से कम होती जाती है। तो ग्रेटर भी जनरली बात की जाए तो एलिफेटिक अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, फिर होती है अमोनिया, और फिर होती है एरोमेटिक अमीन। तो अपने को सबसे दुर्बल पूछा है, तो सबसे दुर्बल कौन होगा, एरोमेटिक अमीन होगा, एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इनका ऑर्डर लिखे तो एलिफेटिक अमीन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, जलीय मीडियम के अंदर, जलीय अवस्था के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली जलीय का पूछा जाता है। जलीय के अंदर आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और 0 का मतलब अमोनिया। ये किस में है अपने पास में, ये होगा जब एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जब मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपने पास में ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री। ये दोनों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो ये अपने कर लिया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 क्लोरीन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक होगा। ऐसे 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजोनिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोवेस्ट रेजोनिक स्ट्रक्चर बतानी है। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे डिपेंड करेगी ये पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई जो बॉन्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से, और एल्किल ग्रुप में कौन सा प्रभाव लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव लगता है। तो यहाँ पे रेजोनिक स्ट्रक्चर जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रही है। तो जिसमें जितने ज़्यादा एल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा बनेगी। तो यदि बात की जाए इस एल्किन के अंदर, तो इसमें कितने एल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एल्फा हाइड्रोजन है अपने पास में 6। यदि इस एल्किन में बात की जाए तो एल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 12। यदि इसमें अपन बात करी जाए एल्फा हाइड्रोजन की, तो एल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 9। और इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास में, एल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 3, क्योंकि एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसके पास में क्या है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार ये सारे क्या है, एल्फा कार्बन है।
तो इस प्रकार सबसे कम अल्फा कार्बन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सबसे कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी बनेगी, अनुनादी संरचना सबसे कम किसकी बनेगी, जिसमें अल्फा कार्बन क्या होंगे, सबसे कम होंगे। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होती है अपने पास में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी क्या होगी, अधिक होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसटीएफ 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, आईपीसी नाम दिया हुआ है, तो आईपीसी नाम बताना है अपने को। सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि आईपीसी के अंदर सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो यदि अपन इधर से शुरुआत करें तो 1 2 3 4 5, यदि सीधे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 सेम ही है। तो यदि इधर से करते हैं तो भी सेम आ रहा है और सीधी श्रृंखला में करते हैं तो भी सेम आ रहा है। लेकिन फिर दूसरा क्या अपने को ध्यान रखना है, प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि अपन सीधी श्रृंखला को चयन करते हैं तो एक ही प्रतिस्थापी ग्रुप आएगा, ये आइसोप्रोपिल। लेकिन यदि अपन ये वाला रूट लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी जुड़ेंगे अपने पास में, इसलिए ये वाला नंबरिंग इसकी सही होगी। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में, 2 पोजीशन पर है मेथिल और 3 पोजीशन पर है एथिल। नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं, अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं। तो 3 एथिल 2 मेथिल और पेंटेन, तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी होगी, तो बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास में, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप के। अब यहाँ पे जो अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NH2 जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस NH2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, तो इसका +M प्रभाव भी होता है और -I इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो अपने पास में जो आई इफेक्ट होता है वो आई इफेक्ट डीएनपी रूल को फॉलो करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आई इफेक्ट कम होता जाता है। तो इसमें यदि बात की जाए तो आई इफेक्ट ज़्यादा है, अगर पैरा में बात की जाए तो आई इफेक्ट क्या है, कम है, और मेटा में बात की जाए तो आई इफेक्ट क्या है, मीडियम है। लेकिन अपने पास में जो एम इफेक्ट होता है या जो आर इफेक्ट होता है, ये केवल कौन सी पोजीशन पर लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगता है, मेटा पर नहीं लगता है। तो इस पोजीशन पर आर इफेक्ट नहीं लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम प्रभाव नहीं लग रहा है, जबकि ऑर्थो और पैरा पर प्लस आर प्रभाव लग रहा है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर आई इफेक्ट ज़्यादा है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तो क्या होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसलिए यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर -I इफेक्ट कम है और +R इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ऑप्शन नंबर 4 की। इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा अमीनो एनिलीन। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एनिलीन के रिंग के अंदर हेलोजन परमाणु की उपस्थिति से सारी गुण क्या होगा, तो हेलोजन इफेक्ट कौन सा होता है, हेलोजन का -I इफेक्ट भी होता है, -R +M इफेक्ट भी होता है, +M या +R इफेक्ट भी होता है। लेकिन ये जो इसके अंदर जो पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस प्रभाव होता है। और अभी अपन ने देखा था कि माइनस प्रभाव बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हेलोजन का ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो माइनस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इस वजह से बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। वीकेस्ट बेस, इनके अंदर सबसे वीक बेस कौन सा है, अभी अपन ने बात की थी कि वीक बेस बेसिस जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है अपने पास में NH2 ग्रुप है, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, +I प्रभाव लगेगा। यदि इसमें अपन बात की जाए तो यहाँ पे CH3 ग्रुप का +I प्रभाव लग रहा है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब यदि बात की जाए तो इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप का है -I इफेक्ट या -R इफेक्ट, -I या -R या -M इफेक्ट। और इसके अंदर अपने पास में इसका भी कौन सा इफेक्ट है, -I एंड -M इफेक्ट। लेकिन ये जो ग्रुप है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो किसकी वजह से हो रही है, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से हो रही है। तो इसके अंदर जो अपने पास में नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन से, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है किसकी तुलना में, फोर्थ की तुलना में। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रुप का लग रहा है माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। इस वजह से ये क्या करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा और ये इसको नाइट्रोजन को डोनेट नहीं करने देगा, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। तो यहाँ पे यदि बात की जाए अपने पास में, तो दो ग्रुप का कौन सा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव लग रहा है। यदि इसमें बात की जाए, ये है एल्किन है, ये एल्किन अपना डबल बॉन्ड देगी यहाँ पे, यहाँ पे तो क्या दे रहा है, लोन पेयर है। यहाँ पे तो इसमें क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम इजीली कौन सा डोनेट होता है, लोन पेयर डोनेट होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी तो सबसे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब इसके अंदर भी ऑक्सीजन का अपने पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, और ये लेकिन यहाँ पे जो अपने पास में ये रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका प्लस आई प्रभाव क्या है, कम है। अगर इसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पे देखो इसके पास में क्या है, लोन पेयर दे रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस एम प्रभाव भी लग रहा है और मैथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव भी लग रहा है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप में लग रही है, तो फोर्थ ग्रुप में लग रही है, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट 2012 सेकेंड पेपर, NH2 ग्रुप का एसिडिक मीडियम में कौन सा प्रभाव होता है। वैसे NH2 जो ग्रुप होता है इसका कौन सा प्रभाव होता है, इसका माइनस आई प्रभाव होता है और प्लस एम प्रभाव होता है। लेकिन यदि अपन बात करी जाए एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में NH2 क्या करता है, अपने पास में प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके ये बना लेता है NH3+ बना लेता है। अब इसके अंदर क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, जिस वजह से इसका कौन सा प्रभाव हो जाता है, इसका माइनस प्रभाव हो जाता है। और माइनस प्रभाव होने की वजह से इसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास में इसका होता है प्लस माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट होता है, और यहाँ पे इसका कौन सा प्रभाव हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और जबकि NH2 ग्रुप कौन सा होता है, यहाँ पे ये होता है अपने पास में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में NH2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये NH3+ बना लेता है। शेर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके अंदर कौन सा एरोमेटिक गुण किसके अंदर नहीं होगा। तो एरोमेटिक गुण के लिए आपको एरोमेटिक कैरेक्टर को हक्कल नियम ध्यान रखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, हक्कल रूल बोलते हैं। तो जिसके अंदर भी अपने पास में ये रूल फॉलो होगा तो वो किस प्रकार का होगा, अपने पास में एरोमेटिक होगा, और उसके साथ साथ sp2 कार्बन मतलब प्लेनर होना चाहिए। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तो यदि बात की जाए साइक्लोनोना टेट्रा अपने पास में टेट्रा कैटाइन, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल पाई बॉन्ड देखो, टेट्रा इनाइल बोला है तो इसके अंदर टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 4 पाई सिस्टम है, ये 4 पाई सिस्टम है। और 4 पाई सिस्टम है मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बात की जाए साइक्लोटेट्राइन डाई एनाइन, तो 4 तो बॉन्ड यहाँ से होंगे और डाई एनाइन 2 यहाँ से होंगे, तो टोटल अपने पास में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ये। साइक्लोहेप्टाट्राई इनाइल, तो ट्राई इनाइल मतलब 6 और कैटाइन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डाई इनाइल एनाइन है तो डाई इनाइल 2 ही अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये भी किस प्रकार का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यदि यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास में n की वैल्यू 0 कर दी जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n की वैल्यू 1 की जाए तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
यदि n की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में 2 कर दी जाए तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस प्रकार जिनके अंदर अपने पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो किस प्रकार के होंगे? एरोमेटिक होंगे। और जो अपने पास में एंटी एरोमेटिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। उनमें कौन से? उनमें लगता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4n का मतलब अपने हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा अपने पास में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो साइक्लो नोना टेट्राइनाइल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस वजह से किस प्रकार का है? ये एंटी एरोमेटिक है। बाकी सारे क्या है? एरोमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक गुण किसमें नहीं होगा? तो साइक्लोनोना टेट्राइनाइल कैटाइन किस प्रकार का होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। एलाइल कैटाइन का आईपीसी नाम बताना। तो एलाइल ग्रुप किसको कहते हैं? एलाइल ग्रुप कहा जाता है अपने पास में sp3 से जुड़ा हुआ। ये कोई कार्बन है sp3, यहाँ कोई कार्बन इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और sp3 कार्बन को किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब यहाँ पे यदि हेलोजन लगा हुआ है तो अपने पास में एलाइल हेलोजन कह देंगे। एल्कोहल है तो एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को एलाइल क्लोराइड बनाना है तो एलाइल क्लोराइड क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा अपने पास में? नंबरिंग का कहाँ से करेंगे? जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है पास में तो 1 2 3, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन या 1 प्रोपिन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडी की स्ट्रेंथ का। तो एसिडी की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है? अभी अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा किसका होता है? टर्शरी का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो टर्शरी का ज़्यादा होता है। फिर होता है सेकेंडरी का, मतलब आइसोप्रोपिल का, और फिर हो गया है 1 डिग्री का। तो यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? यहाँ पे फ्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हो जाएगा 3 नंबर। इसमें भी है, इसमें है। फिर अपने पास में इसके अंदर मेथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव है। इसमें आइसोप्रोपिल का प्लस आई प्रभाव है, तो ये थोड़ा सा मेथिल ग्रुप से ज़्यादा है। और इसमें टर्सरी का प्लस आई प्रभाव है, तो ये सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे क्या होगी? कम होगी। तो बी की सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 5 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 3 नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन कम है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो फिर 2 नंबर पे आएगी। इसमें फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? 1 नंबर से थोड़ी सी कम होगी। और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो अपने पास में एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। इसको लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आईपीसी नाम बताना है। तो ये अपने पास में क्या दिया हुआ है? इसको अपन जब खोल के इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे देखो CN से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अपने को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? अपने पास में आइसोफॉर्म बोल देंगे। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? आइसो। तो टोटल कितने कार्बन है? 4 है। तो क्या नाम मिल जाएगा? एसिड है तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा और तो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है? तो अभी अपने स्टार्टिंग में लिख लिया था और तो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा नहीं होगा? और तो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, इसका मतलब किस प्रकार का पूछा अपने को? मेटा डायरेक्टिंग पूछा है। और मेटा डायरेक्टिंग कौन से होता है? माइनस जो इफेक्ट वाले होते हैं, माइनस इफेक्ट वाले किस प्रकार के होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये प्लस वाला इफेक्ट है। तो इनके अंदर ये किस प्रकार के होते हैं? ये और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि एचडी ग्रुप हो गया, इसके अलावा एल्डिहाइड ग्रुप ये क्या हो गया, ये किस प्रकार के होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है?
तो अपन एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 3 डबल बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 यहाँ पे अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव के कितने हो गए, 4, 4 और 6 कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस प्रकार यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, दोनों ही क्या है, एरोमेटिक होंगे। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अपने को आईपीसी टर्शरी आपको जब भी टर्शरी दे रखा है तो आपको इस प्रकार की संरचना बनानी है। ये हो गया टर्शरी। टर्शरी का मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन 1 है, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। टर्शरी ब्यूटाइल तो टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 लिख दिए। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप लगा दो। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे OH ग्रुप को कम ये न्यूनतम अंक पर आए, तो यहाँ पे तो सेम ही है, किधर से भी आप नंबरिंग करो। तो जैसे 1 2 3 क्या नाम बन जाएगा, 2 मेथिल, फिर बन जाएगा अपने पास 1 2 OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड ग्रुप पोजीशन पर है, तो 2 प्रोपेनॉल आएगा, यहाँ पे एल नहीं आएगा, ओल एल्कोहल है तो ओल आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रो प्लस ओल क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH, क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, CH2Cl COOH, डाइक्लोरो क्या हो जाएगा अपने पास में CH Cl2COOH, और ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा CCl3COH। तो वही है, जैसे जैसे अपन जा रहे हैं वैसे प्लस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो क्षमता है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्षमता इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मोस्ट एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कौन सा होगा, यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड मोस्ट एसिडिक होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट क्यों किया, इसको डिलीट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं, किस में पूछा है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि यदि अपन बात करते हैं गैस या मीडियम के अंदर बात की जाए, यदि अपन बात करते हैं गैस फेज में, तो गैस फेज में जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर आता है अपने पास में अमोनिया। लेकिन अपने पास में जो एक्वस मीडियम होता है, जो अपने पास में जिसको अपन बोलते हैं जलीय मीडियम बोलते हैं, एक्वस जो मीडियम है उसके अंदर क्या होता है, एक्वस मीडियम में यदि अपने पास में एथिल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या होगा, अपने पास में ऑर्डर होगा यहाँ पे 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, और फिर आएगा NH3। लेकिन यदि अपने पास में मेथिल ग्रुप है तो जुड़ा हुआ है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और NH3। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं कि कौन से मीडियम में पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। यदि यहाँ पे अपने को पूछा होता है एक्वस मीडियम में पूछते, यदि एक्वस मीडियम है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम एसिडिक कौन होता है, यहाँ पे एरोमेटिक जो अमीन होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है। एरोमेटिक अमीन सबसे क्या होता है, कम, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक होता है। यहाँ पे सबसे कम कौन होता है, यहाँ पे एरोमेटिक जो अमीन होता है वो सबसे कम बेसिक होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मीडियम नहीं पूछा, कौन से मीडियम में पूछ रहा है। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो अभी अपन ने बात की थी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होना चाहिए। तो इसके अंदर दो तो क्या है, पाई बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके अंदर डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये कैसा सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके अंदर कितने 3 बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है।
इसमें बात की जाए तो सल्फर के पास में लोन पेयर है, तो सल्फर क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर इसको डोनेट कर मतलब कि डिलोकलाइज़ कर देगा। तो ये भी किस प्रकार का हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन यदि ये बात की जाए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है क्योंकि इसमें sp3 कार्बन है। तो ये किस प्रकार का नॉन प्लेनर है। इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक है, ना कि एरोमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे sp3 कार्बन है, बाकी सभी के अंदर क्या होता है, प्लेनर भी होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए, लेकिन ये नॉन प्लेनर है, इस वजह से ये किस प्रकार का नॉन एरोमेटिक है। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ, आईपीसी नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में यहाँ एथिल ग्रुप है और यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रतिस्थापी ग्रुप होंगे वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग तो जहाँ प्रतिस्थापी ग्रुप ज़्यादा है वहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। लेकिन जब अपन नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम लिखा जाता है। तो ये है एथिल ग्रुप और ये दोनों क्या है अपने पास में, मेथिल ग्रुप। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, ये दोनों है मेथिल ग्रुप। ये दोनों अपने पास में क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो सबसे पहले नाम तो किसका लिखेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 एथिल हो जाएगा। और मेथिल कितने हैं, 2 है। कौन से पोजीशन पे है, 1 1 पोजीशन पे है। तो 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल। और ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है अपने पास में, इसका जो नामकरण है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है और एनसीईआरटी किताब में सीधा सीधा दिया हुआ है, वहीं से नामकरण पूछे जाते हैं मोस्टली। एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की किताब है उसके जो जितने भी जो नामकरण है वो सारे ही आप उनको एक बार सोल्व कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो आईपीएस नोमेनकल्चर है वो वहीं से पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो अभी अपन ने बात कर ली थी, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, इस वजह से ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। बाकी ये जो अपने पास में फ्यूरेन है ये एरोमेटिक होता है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एनिलीन के अंदर भी। और थायोपीन है, इसमें भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस वजह से ये भी कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। इनमें से कौन सा जो है प्लस आर इफेक्ट नहीं रखता है, तो प्लस आर इफेक्ट कौन रखते हैं, प्लस आर इफेक्ट के पास में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, लोन पेयर या नेगेटिव होना चाहिए। और माइनस आर इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो साइनाइड है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। साइनाइड जो होता है, साइनाइड के अंदर अपने पास में लोन पेयर नहीं है, इसके पास में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बाकी इनके अंदर ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन में लोन पेयर है, जिस वजह से ये किस प्रकार का होता है, प्लस आर इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है अमीन्स की, लेकिन किस में पूछी है, एक्वस मीडियम में पूछी है। तो एक्वस मीडियम में ग्रुप कौन सा दिया हुआ है, एथिल ग्रुप दिया हुआ है। जब एथिल ग्रुप दिया हुआ है तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने को 23 10। जब एथिल दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है 23 10। और जब आपको मेथिल दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको मेथिल दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है 21 23। ठीक है, यहाँ बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे बड़ा पहले आएगा, 23 पहले आएगा। और यहाँ पे छोटा ग्रुप है तो यहाँ 21 आएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट में भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्वस मीडियम पूछा है, तो यहाँ पे ट्राई एथिल सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 2 डिग्री की होगी। तो 2 डिग्री अमीन कौन सी है, ये 2 डिग्री, ये तो 3 डिग्री अमीन है, तो ये इसकी ज़्यादा नहीं होगी, ये अमोनिया की भी ज़्यादा नहीं होगी। 2 डिग्री अमीन इसमें भी है, इसमें भी है। 2 के बाद में फिर कौन आएगा, 3 डिग्री अमीन। अगर एथिल ग्रुप है तो फिर आएगा 1 डिग्री अमीन और फिर आएगा अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मेथिल दिया हुआ होता तो मेथिल, अगर यहाँ पे एथिल की जगह मेथिल होता तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री मेथिल वाले की, फिर 1 डिग्री वाले की, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ होती। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी के ऑर्डर अभी अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला है। और ये कौन से इफेक्ट वाला है, माइनस आई इफेक्ट वाला है।
तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखी है, अनुनादी संरचनाएं दे रखी है, इनका अपने को क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, न्यूट्रल जो स्पीसीज होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। न्यूट्रल स्पीसीज सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड ध्यान रखना है। सब जिसमें जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। फिर यदि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज भी यदि से न्यूट्रल स्पीसीज सबसे ज़्यादा अपने पास में क्या हो जाएगी, या स्टेबल हो जाएगी। न्यूट्रल स्पीसीज के बाद में यदि अपने पास में आयनित स्पीसीज है तो आपको ध्यान रखना है ऑक्टेन रूल फॉलो होना चाहिए, ऑक्टेन कंप्लीट होना चाहिए। यदि सभी एटम का ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ऑक्टेन के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव अपने पास में चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वो किस पर होना चाहिए, ऑन हायर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। और फिर आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज है उनके बीच में उनके भी वो क्या होने चाहिए, नियर होने चाहिए, नियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर कि स्टेबिलिटी के किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की संख्या से। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखा जाए तो क्या, बाकी तो देखो सेम ही है, केवल आपको ये बॉन्ड काउंट करना है बीच वाले। बाकी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो सेम ही है तो उसको काउंट नहीं करना है। यदि यहाँ देखे जाए तो 2 3 2 5 और 6 बॉन्ड है। इसमें कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। इसमें देखा जाए तो 1 और 2 कितने, 3 4 और 5 बॉन्ड ही है। इसमें भी देखा जाए तो 5 बॉन्ड ही। तो सबसे ज़्यादा तो स्पीसीज सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड किसमें, फर्स्ट में है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट एक में ही दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। फिर वैसे ये न्यूट्रल स्पीसीज भी है, बॉन्ड भी इसमें ज़्यादा है। फिर बात की जाए सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड के अंदर दो, इसके अंदर तो इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेन इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखो जाए तो सेकेंड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, जबकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी क्या कम होगी इसकी तुलना में, सेकेंड की तुलना में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है 227 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 6 इन 4 आइन 3 ओल में मेथिल ग्रुप की संख्या बतानी है। अब देखो आपको स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्ट दिया हुआ है। तो टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है। 8 कार्बन है, ठीक है। अब उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि 3 ओल दिया हुआ है तीसरी पोजीशन पर। जैसे भी अपन तीसरी पोजीशन मान ले, जैसे इसको अपन तीसरी पोजीशन मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये कह रहा है अपने पास में कि 2 2 मतलब 2 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं और अपने पास में 7 पोजीशन पे भी मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया मेथिल। अब ये कह रहा है और फोर अपने पास में 6 इन 6 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, अपने पास में इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और 4 पोजीशन पर आइन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 4 पोजीशन पर आइन लगा हुआ है। अब इनकी क्या कर दो, अपने पास में वैलेंसी को पूरा कर दो। तो ये CH3, यहाँ पे कितना बच्चा अपने पास में CH। तो इसके कार्बन की सांद्रता कितनी पूरी हो गई, 2 3 4 कंप्लीट है ये। तो इसमें बात की जाए तो ये क्या हो जाए, 2 1 ये 3, तो ये CH हो जाएगा। इसमें इसकी कंप्लीट हो गई। इसकी बात की जाए तो इसकी भी कंप्लीट है। अब इसमें बात की जाए तो यहाँ पे कितनी है इसकी, 1 2 3 है। तो ये CH हो जाएगा। इसकी कंप्लीट है। और इस कार्बन की कितनी हो जाएगी, CH3। अपने को मैथिल ग्रुप की संख्या पूछी है तो एक मैथिल ग्रुप, 2 3 4 और यहाँ पे देखो इसको 8 को मैं हटा देती हूँ, ये नंबरिंग कर रखी है अपन ने वैसे।
तो यहाँ पे अपने पास में ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने मेथिल ग्रुप है इसमें? 5 है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी नाम आपको आना चाहिए। इसमें आईपीसी नाम बताना है अपने को। तो आईपीसी नाम देखो, यहाँ पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से। एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हुए हैं? अपने पास में 3 कार्बन वाले एल्केन जुड़े हुए हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से बना देंगे, लिख देंगे। इस प्रकार से अपन इसको जब ओपन करेंगे तो अपने को इस प्रकार से संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब अपने को क्या बताना है? आईपीसी नामकरण करना है, तो सबसे पहले वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो यदि अपन बात करते हैं सीधी श्रृंखला की, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यदि बात करी जाए तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 है। तो टोटल कार्बन तो कितने आ रहे हैं? 7 ही आ रहे हैं। चाहे इधर वाली लो, चाहे इधर वाली लो। अब यदि सीधी वाली लेते हैं तो प्रतिस्थापी ग्रुप कितने आएंगे? 2 आएंगे। और यदि ये वाली लेते हैं तो भी कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। तो इसके अंदर तो कोई भी चेन लो सेम ही आएंगे। तो इस प्रकार अपने ये चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जहाँ पे कम अंक पर प्रतिस्थापी हो। तो यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है। तो 4 पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं? 2 अपने पास में एन प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है? एन प्रोपिल। तो 2 लगे हुए हैं तो इसलिए इसको बोल देंगे डाई। तो 4 4 डाई एन प्रोपिल हेप्टेन। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं अपने पास में? 7 कार्बन आ रहे हैं। 4 5 6 और 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हेप्टेन ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आ रहा है अपने पास में? ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 4 डाई एन प्रोपाइल हेप्टेन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा प्रदर्शित करते हैं? जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल जो ग्रुप होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बात की जाए नाइट्रो की, इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट है। हेलोजन का भी कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। मेथिल यहाँ पे इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है? इनका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है ये अपने पास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है? ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होता है, आक्रमणकारी स्पीशीज की वजह से होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इसके ऊपर कोई अपने पास में जब अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैक करेगा, जैसे कि अपन एल ले लिया, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है? यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है डबल बॉन्ड की। और इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो अपने पास में किधर हो सकती है? ये अपने पास में डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार जब अपने पास में जैसे अटैकिंग ये इधर शिफ्ट हो रहा है और अटैकिंग जो ग्रुप है वो भी इसी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो जैसे पॉजिटिव स्पीशीज है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास में उस कार्बन पर अटैक करेगा, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपने पास में प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट को ई से लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। और यदि अपने पास में इस प्रकार से है, यहाँ पे अपने जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये तो इसको बोलते हैं माइनस ए इफेक्ट है। और ये जो प्रभाव होता है ये टेम्पररी प्रभाव होता है, परमानेंट प्रभाव नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है, ये केवल किसी न किसी अटैकिंग जो रिएजेंट होता है उसी की प्रेजेंस में होता है। और इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड जो होता है, ऐसी कोई भी स्पीशीज जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनके अंदर इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन कब देखने को मिलता है? ये आक्रमणकारी स्पीशीज की उपस्थिति में देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी सही है। ये डबल मल्टीपल जो बॉन्ड स्पीशीज होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं दूसरे एटम के ऊपर, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी का जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।